हेलो। आवाज़ तो आ रही होगी वैसे। चलो वॉइस ठीक है, तो कोई वॉइस नहीं। क्लियर है। हम्म, चलो फिर। कल देख लिया था, रेगुलेशंस वगैरह देख रहे थे हम इसकी, क्या नाम है, कोऑपरेटिव बैंक थी। उससे पहले हमने वो सारे शेड्यूल बैंक के टाइप वगैरह देखे थे कि कौन कौन से टाइप हैं इसके, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं, है ना। तो हम इसमें एक पीएससीएस का देखा था कि ये रेगुलेट किसके द्वारा करी जाती है, किसके द्वारा नहीं करी जाती। पीएससीएस रेगुलेट नहीं करी जाती है। एक बार फिर वैसे रिपीट कर देता हूँ मैं उस चीज़ को, फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे। एक हम रेगुलेशन देख रहे थे, कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन, है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक में हमने पहला रेगुलेशन देखा था इसका, बेसिकली क्या नाम है ये, पीएस, जो हम देख रहे थे पहले, पीएसीएस, पब्लिक एग्रीकल्चर, मतलब ये ना प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बोलते हैं इसको। ये रेगुलेशन में नहीं आती हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा 1949 का, के अंदर में नहीं आती हैं। बेसिकली ये कल देखा था। प्लस ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट नहीं करी जाती है बेसिकली। ठीक है। सेकंड वो हम देख रहे थे क्या, एससीसीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और डीसीसीबी, डीसीसीबी। तो ये बेसिकली क्या करा जाता है, ये डुअल रेगुलेशन के अंदर आता है। इसको आरबीआई भी कंट्रोल करता है, इसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंट्रोल करता है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको बेसिकली कंट्रोल करता है, ड्यूल रेगुलेशन में चलता रहा रजिस्ट्रार। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमने देख लिया था, है ना। और बेसिकली जो एस टी सी बीज हैं, उसमें जो क्या नाम है, एस टी सी बी जो ड्यूअल कंट्रोल में चलती है, किसके, आरबीआई और रजिस्ट्रार, आर लिख देता हूँ। तो आरबीआई बेसिकली तुम्हारा फंक्शन कंट्रोल करती है, क्या नाम है उससे रिलेटेड, क्या नाम है, बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस वगैरह कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। और वहीं पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों को वो करा जाता है ना, बेसिकली रेगुलेट। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। और एक आती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी ड्यूल रेगुलेशन में चलती हैं, आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव बैंक के अंडर में सेम वही प्रोसीजर है ना। और बेसिकली ये जो क्या नाम है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काम करता है। और ये रजिस्टर्ड होता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, है ना। एक मल्टी सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना। तमाम एक्ट है, बट बेसिकली ध्यान वो रखना है, ड्यूट रेगुलेशन में चल रही है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक बैंक एक वो देखते हैं, यूसीबी। एक मतलब एक थोड़ा सा जरूरी तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा इफेक्टिव पड़ जाता है। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एंटिटी, कुछ एंटिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव, अम्ब्रेला एंटिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव। ये तो हमने रूरल एरियाज वाली वगैरह कोऑपरेटिव बैंक देख ली थी, बट जो अर्बन एरिया में कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, जो यूसीवीज वगैरह होती हैं, वो क्या होती हैं, बेसिकली क्या होता है, एक आपने कंसेप्ट सुना होगा, बेसिकली जो अर्बन में काम कर रही हैं, जो सहकारी बैंक अर्बन एरिया में काम कर रही हैं, तो उसमें एक संस्था बना दी जाती है जिसके एक अम्ब्रेला एंटिटी करके। तो वो बेसिकली जितने भी शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक काम कर रही हैं, वो उनको कंट्रोल, इनको कंट्रोल इन द सेंस कि उसका फंक्शनिंग काफी अच्छे से करता है ना। फंक्शनिंग इन द सेंस कि वो वहाँ पे मतलब वो सारी चीजों को देख रेख वगैरह करता है। मतलब अब एक शहर में काफी ज्यादा बैंक है, तो एक अम्ब्रेला एंटिटी बना दी और वो उसको काफी अच्छे से रेगुलेशन वगैरह कर पा रहा है ना। और उस अम्ब्रेला एंटिटी को बेसिकली, वो जो अम्ब्रेला एंटिटी है, जो इन वो उनको फॉर्म कौन करता है, उसको किसने वो दी है, मतलब ये जो अम्ब्रेला एंटिटी, अम्ब्रेला वही आप छाता समझ रहे हैं, एक छाते के अंदर सारे लोग आ जाना एक तरीके से, सेम वही अम्ब्रेला एंटिटी की जो अर्बन बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चल रही है, तो उन सब का रेगुलेशन वगैरह काफी अच्छे से चल पाए। तो वो सारी चीजें कौन बनाता है, तो आरबीआई ने किसको रेगुलेटरी अप्रूवल दे रखा है, इस ये जो अम्ब्रेला एंटिटी को सेटअप करने का किसको अप्रूवल दे रखा है, एन ए एफ सी यू बी करके है, एन ए एफ सी यू बी,
इसका फुल फॉर्म अगर देखना चाहो तो क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी। इसको बोल रखा है अर्बन एंटिटी बनाने के लिए, किसने, आरबीआई ने। आरबीआई सैंक्शन या आरबीआई ने रेगुलेट करने के लिए बेसिकली एनएबीएफसीयूबी को बोला कि आप एक अर्बन एंटिटीज बना लो अर्बन बैंक के लिए, जिससे कि काफी अच्छे से रेगुलेशन वगैरह हो पाए। तो सिंपल वे में मैं ये बोलना चाह रहा था, अर्बन एंटिटी क्या करती है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके फंक्शनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग कराने में काफी अच्छे से रोल प्ले करते हैं, है ना। सिंपल आपको समझ आया होगा क्या है क्या नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों को करते हुए कि मैं इसमें एक और चीज बता दूं, अर्बन इफ अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अर्बन एंटिटी वाला जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, मतलब बोला गया था, रिकमेंड किसके द्वारा करा गया था, एनएस विश्वनाथ कमेटी के द्वारा 2006 में। एनएस विश्वनाथ कमेटी थी, एनएस विश्वनाथ कमेटी थी आरबीआई की, एनएस विश्वनाथ कमेटी, है ना, 2006 में उसने रिकमेंड करा था अर्बन एंटिटी के लिए कि इस तरीके से बना लो, एक स्मूथ फंक्शनिंग वगैरह आपका काफी अच्छे से हो पाएगा। तो इसको ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, एक अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है तो उस वे में, है ना। फिर आपने सुना होगा धीरे धीरे, मतलब डिजिटल बैंकिंग वाला, ये तो चलो हम देखेंगे डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ने लगे, तो उससे पहले एक चीज कर लेते हैं जो कि जरूरी है, जब हम बैंकिंग सेक्टर कर रहे हैं तो अगर वो ना करो तो क्या ही करा है ना। एक एनबीएफसी आपने सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, है ना। एनबीएफसी, शेड्यूल बैंक वगैरह हमने देख लिया, कोऑपरेटिव बैंक हमने देख लिया, शेड्यूल बैंक के अंदर कितने टाइप होते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या जाता है, क्या वो नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन बैंकिंग यानी कि ये बैंकिंग वाली चीजें तो इसमें फॉलो अप नहीं होती हैं, बट फाइनेंशियल कंपनी है तो आप अगर किसी, बेसिकली कुछ टर्म्स का मतलब 90% चांसेस ऐसे होते हैं कभी कभार कि टर्म को ब्रेक करने से भी हमारा थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाती है अगर हमको उसको बारे में कुछ नहीं पता है ना। इफ जैसे मान लो आप लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, बट फिर भी इफ कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता है तो इसको जैसे ही ब्रेक करा टर्म को, तो क्या है, नॉन बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग वाली चीजें तो नहीं होती हैं बट फिर भी ये फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी मीन्स कुछ ना कुछ ये प्रोवाइड, मतलब बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड कराती होगी, मतलब फाइनेंशियली रिलेटेड चीजें तो होती हैं, बट ये सारी चीजें करने के साथ साथ पर ये बैंक नहीं कहलाती है ना। वो तो हमने देखा कि शेड्यूल बैंक कौन सी कहलाती है, बैंक में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीजें हम देख लेते हैं कि एक बैंक होने में एक नॉन बैंक होने में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। और एनबीएफसी काफी अच्छे से मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस कि वो काफी अच्छे से बूस्टअप करती है। बूस्टअप क्या यार, मतलब आपका क्या मतलब, लोन वगैरह बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा देती है, जस्ट लाइक जैसे टाटा फाइनेंस होगी, ये एनबीएफसी है ना। कुछ आपका सोना रख के आपको लोन वगैरह दे देते हैं, वो एनबीएफसी। आप देखते होंगे ना ये जो आपके शहरों में खुल जाती हैं बैंक्स वगैरह, टाटा फाइनेंस होगी, हीरो फाइनेंस कॉर्प होगी, है ना, तमाम ये एनबीएफसीज हैं जो कि वर्क करती हैं किसके गाइडलाइन। अब तो वैसे इनको कंट्रोल, मतलब अभी चलो आप फंक्शनिंग देखेंगे तो तब काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बट एक सिंपल वे में एनबीएफसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ अगर आप कनेक्ट करके समझें तो, कि आपके यहाँ टाटा फाइनेंस वगैरह होगी या ये क्या नाम है रिलायंस वगैरह होगा, तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको डीएचएल लोन्स हो गया, है ना, काफी काफी सारी चीजें होगी, है ना। तो ये आपकी एनबीएफसी हैं, ये बैंक ना होने के साथ साथ बट ये आपको लोन प्रोवाइड कराती है, इनका फंक्शनिंग वो नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये बैंक नहीं है तो क्यों बैंक नहीं है, ये बैंक से किस प्रकार अलग है, तो वो वाला सिनेरियो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक से किस प्रकार अलग हो जाती है ना। तो इफ अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करूँ इसमें और थोड़ा सा उसके अनुसार अगर हम देखें, है ना, तो क्या होता है कि बैंक, ये बैंक मान लेते हैं हम, है ना, इसको एनबीएफसी लिख लेते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर एक डिफरेंस देखा जाए कि किस प्रकार अलग है एनबीएफसी बैंक से, बैंक आपके हर प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बैंक आपके हर प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बैंक एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, आपका डिमांड डिपॉजिट हो, आपका
बेसिकली क्या हो कि आप कैश जमा कर रहे हैं, कुछ भी ए टू जेड, वो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। बट एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? आपने सुना होगा डीडी, डीडी बना देते हैं। अब डीडी कैसे बनता है? बेसिकली आपको पता ही होगा कि आप बैंक के पास गए, आपने पैसे जमा करा, वो आपको डीडी बना के दे दिया, फिर जिसके लिए आपने बनवाया उसके पास जाएगा, तो वो जैसे ही डिमांड करेगा, उसने डिमांड करी ना, बैंक के पास गए, उन्होंने डिमांड करी, डिमांड करने पर उसको वो पैसे मिल गए सिर्फ एक पेपर की वजह से। क्यों? जस्ट लाइक मैं हूँ, मैंने बैंक से डीडी लिया, मैंने 4 लाख का डीडी बनवाया, क्योंकि मैंने उनको दिए, 4 लाख का डीडी बनवा लिया। अब वो डीडी लेके मैं कार कंपनी शोरूम के पास गया और मैंने वो डीडी उनको दे दिया। उसके पास वो सिर्फ पेपर गया। अब वो पेपर लेके उसको, मान लो पीएनबी बैंक का वो डीडी है, तो पीएनबी बैंक के पास जाएगा, वहां से उसको कैश कलेक्ट कर लेगा। तो डिमांड है ना, एक तरीके से उसने डिमांड करी बेसिकली, है ना। और मैं डिमांड डिपॉजिट वो पहले जमा कर चुका था अपने खाते में, उसके बदले ही तो मेरे को ये मिला ना, डीडी बन के मिला एक तरीके से, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है एनबीएफसी बैंक, हर प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही आ जाता है यहाँ पे, है ना। डिमांड डिपॉजिट को एनबीएफसी अलाउ नहीं करता है बेसिकली। जो डीआईसी जीसी है, बेसिकली डीआईसी जीसी आपको पता होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस वाली, मतलब एक तरीके से आपका एक गवर्नमेंट आपको इंश्योर करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इफ अगर कोई भी बैंक बैंकरप्ट हो जाती है और लोगों के उसमें खाते हैं, पैसे जमा पड़े हुए हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि यार, ऐसे तो कोई भी बैंक है, पैसे जमा कराए, वो दिवालिया घोषित होगी, तो लोग क्यों खाते खुलाएंगे? क्योंकि जो उन्होंने पैसे डिपॉजिट करे हैं वो भी मर जाएंगे, वो तो फिर क्यों बैंकों में वो खुलाएंगे हम खाते वगैरह। तो डीआईसी जीसी आपका एक इंश्योरेंस करके दे देती है। पहले क्या था, 1 लाख रुपए तक आपको मिल जाते थे, इफ अगर ऐसी कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो आपको 1 लाख रुपए दे देती थी। बट सरकार ने अभी हाल ही में उस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया, यानी कि 5 लाख तक की गारंटी देता है डीआईसी जीसी, कि इफ ऐसा कोई सिनेरियो आता है बैंक वगैरह रिलेटेड, या कुछ भी ए टू जेड, तो डीआईसी जीसी आपको 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योर करता है कि 5 लाख रुपए तक की मैं ले रहा हूँ गारंटी। पहले 1 लाख थी, ध्यान रखिएगा, 5 लाख अभी हके हुई है ये चीज एनबीएफसी में एप्लीकेबल नहीं होगी। डीआईसी जीसी एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी इस तरीके का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराता। दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, है ना। एक पेमेंट, सेकंड डिफरेंस ही हो गया। थर्ड, पेमेंट, एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है आरबीआई का, है ना, बेसिकली मतलब जस्ट लाइक जैसे आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ये डिटेल में भी पढ़ेंगे एनईएफटी आरटीजीएस क्या होता है, कैसे कैसे, बट आपको पता ही होगा इतना भी डिटेल में, मतलब काफी अच्छे से। बट हाँ, अभी थोड़ा सा आगे टर्म्स आएंगे तो उनको हम देखेंगे भी। आपको पता होगा कि एनईएफटी आप कितने रुपए का भी कर सकते हैं, बट आरटीजीएस 2 लाख से अब का करना होता है ना। जो बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको काफी अच्छे से यूज करना पड़ता है ये। इफ अगर आप एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर कर रहे हैं तो एनईएफटी करते हैं, है ना। तो एनईएफटी वगैरह सपोर्ट करती है बैंकिंग वगैरह सिस्टम, और एनबीएफसी में ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ये एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, है ना, आरटीजीएस वगैरह, ये एप्लीकेबल नहीं होता किसमें, एनबीएफसी में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, एनबीएफसी चेक बुक इशू नहीं कर सकता है, मैं सीवी लिख देता हूँ, चेक बुक कैन नॉट बी इशू बाय एनी एनबीएफसी, है ना। जबकि बैंक आपको चेक बुक भी इशू करता है ना। एक दोबारा टेबल बना लेते हैं, 3 डिफरेंस तो हमने देख लिए थे, है ना। अब और क्या डिफरेंस है इसके अलावा? इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक 74% तक कर सकता है, एनबीएफसी 100% ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रख सकते हैं आप। सीआरआर एप्लीकेबल होता है बैंक पे, बैंक को सीआरआर मेंटेन करके रखना होता है, एनबीएफसी को वो सीआरआर की जरूरत नहीं होती है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एक हमने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स वगैरह पढ़े थे, वो जो हम सीआरएआर पढ़े थे, बेसल नॉर्म्स 1, बेसल नॉर्म 2, वो बेसिकली रिस्क को कम करने के लिए जो एनपीए वगैरह हो जाते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो, क्योंकि रिपीट करने को कोई फायदा नहीं है अभी इस टाइम पे, है ना। जो हम पढ़ रहे थे ना कि जो रिस्क को कम करने के लिए तमाम नॉर्म्स आएंगे कि आप इतना परसेंट अपने पास रखिएगा, जिससे कि आप आने वाले रिस्क को जो आप आगे क्रेडिट देंगे उसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर पाए।
तो वो जो चीज़ है वो बैंक पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बैंक काफ़ी हद तक लोन प्रोवाइड कराता है। CRAR वाली जो चीज़ें हैं NBFC पे एप्लीकेबल होती तो हैं, है ना। वो केवल उन पे एप्लीकेबल होती है जो डिपॉजिट लेती हैं एनबीएफसी, जो कि ओनली ऑन डिपॉजिट वाली भी एनबीएफसी होती हैं, कुछ डिपॉजिट नहीं लेती हैं, है ना। लेकिन इस चीज को उससे कनेक्ट मत कर लेना कि मैं डिमांड डिपॉजिट की मैं उस वाले डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा। डिमांड डिपॉजिट की पहली बात तो ये इशू नहीं करते डिमांड डिपॉजिट, बट डिपॉजिट इन द सेंस ये पैसे ले रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं, है ना। मतलब पूरी तरीके से तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एज अ बैंकिंग, बट हाँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिपॉजिट ले रहे हैं, बट डिमांड डिपॉजिट ये तब भी नहीं करते हैं, है ना। तो उस केस में एनबीएफसी पे कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है CRAR की, है ना। वो कुछ ऐसी एनबीएफसी होती हैं, सिर्फ उनके लिए, सबके लिए नहीं है ये। मतलब मैं ऐसे सम डाल देता हूँ कि कुछ के लिए बेसिकली है ये, है ना। और अगर देखा जाए एसएलआर एप्लीकेबल है बैंकिंग में, है ना। बैंकिंग में तो आपको पता ही है CRR और SLR तो एप्लीकेबल होना ही होना है। सेम एनबीएफसी में अगर देखा जाए तो SLR उन बैंक पे एप्लीकेबल है एनबीएफसी की जो बैंक डिपॉजिट लेती हैं, अन्यथा किसी भी एनबीएफसी पे SLR वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पे ही एप्लीकेबल है और किसी पे नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो बेसिकली ये चीजें देखी, और सबसे मेन चीज आ जाती है ये काम किसके अंडर में करते हैं, कौन सा एक्ट है जो कि इन सबको करता है। आपको बैंक का पता है, बैंक कौन से एक्ट के अंदर में काम करती है, बैंक आपके काम करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में। बट वहीं पे एनबीएफसी जो होती है वो आपकी काम किसके अंडर में करती है, जो आपका कंपनी एक्ट है, और एक आपका एक बेसिकली क्या होता है, देखो एनबीएफसी भी एक प्रकार की नहीं होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रेगुलेशन से रिलेटेड। कुछ हाउस का लोन प्रोवाइड कराती हैं, कुछ मान लो, मतलब मैं मान लेता हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अपनी एक्ट तो ये रजिस्टर्ड होंगी, बट जिस फील्ड का ये काम कर रही होंगी उस फील्ड का जो इंस्टीट्यूशन होगा उससे भी इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे लाइक हाउसिंग का ये लोन प्रोवाइड करती हैं, तो नेशनल हाउसिंग वाली इंस्टीट्यूशन से इनको लाइसेंस वगैरह लेना होगा। यानी कि जो एनबीएफसी जिस फील्ड में इन्वॉल्व है उसके इंस्टीट्यूशन से उसको वो लाइसेंस लेना होता है, और कंपनी एक्ट के तो अंदर ये रजिस्टर्ड ही रहती है बेसिकली, है ना। आई होप आपको ये थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होगी कि, है ना, जो भी, है ना। और आवाज तो आ रही है मेरी या नहीं आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा कोई भी। वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका वॉइस को पता। अच्छा ठीक है, एनबीएफसी का तो आपको रोल पता चल गया होगा कि एनबीएफसी कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। मैंने एक चीज ध्यान रखना, जो लास्ट में एक चीज बोली कि एनबीएफसी जिस फील्ड में काम कर रही होगी उस फील्ड के इंस्टीट्यूशन से उसको लेना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। इफ अगर वो हाउसिंग से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करा रही है तो उसको नेशनल हाउसिंग वाली संस्था से उसको लेना पड़ेगा लाइसेंस। इफ अगर एग्रीकल्चर से है तो मान लो नाबार्ड से लेना पड़ गया। तमाम ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन, मैं नाम बोल देता हूँ सबका, तो मैं पूरा है यार वो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ फिर भी, जैसे मोर्टेज गारंटी कंपनी हो गई, अकाउंट, मतलब तमाम है, मतलब बहुत ज्यादा है, एक एक करके क्या नाम बताया जाए, है ना। उनकी एक्टिविटीज पे बेसिस पे वो उस इंस्टीट्यूशन से वो ले लेती हैं अपना लाइसेंस, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अभी तक तो हमने एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा ये देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली एक और देख लेते हैं। इफ अगर हमने ये चीज देख ली है तो थोड़ा सा एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का और देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा बैंकिंग का थोड़ा सा जो आगे वाली टर्म्स है ना वो काफी अच्छे से स्मूथली चलेंगी, है ना। एक पेमेंट बैंक होती है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि ये शेड्यूल बैंक हम पढ़ रहे थे, उसके पार्ट पढ़ रहे थे 5 टाइप, तो उस टाइम पे ये आया था स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चलो इसको देख लेते हैं अभी कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और
पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस ही देख रहे हैं तो क्योंकि रिलेट रहेगा तो अच्छा रहेगा टॉपिक, है ना। ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट लगेंगे इसमें, है ना। इसको भी डिफरेंस को कर लेते हैं, 5 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं, है ना। कि एक पेमेंट बैंक होता है, एक आपका वो होता है, क्या नाम है, मैं पेमेंट बैंक को पीबी से कर देता हूँ डिनोट, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB करके, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक मान लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहली बात इनके रेगुलेशन की कर लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से काम करते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से ही होती है। जब हमको नहीं पता होगा ये काम किसके अंडर में करते हैं, किसके अंडर में नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे वो चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे क्या काम कर पाती हैं, क्या काम नहीं कर पाती। जो आपकी पेमेंट बैंक होती है ना, वो रजिस्टर्ड होती है आपके कंपनीज एक्ट 2013 में, ये इसको ध्यान रख लेना। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पेमेंट बैंक आपकी रजिस्टर्ड होती हैं, है ना। और लाइसेंस उनको मिला हुआ होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। बेसिकली ये बैंकिंग की तरह ही काम करती हैं। इफ अगर कोई भी बैंकिंग टर्म्स, मतलब बैंकिंग इन द सेंस कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आ जाती है, तो बेसिकली यार वो बैंक की तरह ही काम करेगी, है ना। तो इतने से ही आपको पता चल जाना चाहिए, बाकी का आगे का डिफरेंस आप खुद भी बता सकते हैं। जब किसी भी बैंक पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू हो गया, तो उसको सीआरआर वाली चीजें बताओ एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी। सीआरआर वाली चीजें एप्लीकेबल होंगी, एसएलआर वाली चीजें भी एप्लीकेबल होंगी, है ना। क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आ गया, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जहां आ गया, तो ये वाली चीजें तो भाई मैंडेटरी हो ही जाती हैं, है ना। तो इसलिए आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। वहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं, सेम, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है 1949 के। अब बात आ जाती है इनमें क्या डिफरेंस हो जाता है, क्या। अच्छा, ये तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग वाली बात होगी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग वाली बात होगी, कैसे किसके अंडर में काम कर रहे हैं, किसके अंडर में नहीं कर रहे हैं। अब बात आ जाती है, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रीपेड पेमेंट। आपको एक चीज पता होगी शायद, गूगल को शायद क्या कर रहे थे कि उस पर कुछ लगा रहे थे टैक्स कि आपको ये लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, मतलब शायद पेटीएम और फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, इन सब पे। तो गूगल पे ने ये बोला, यार मेरे को इन सब चीज़ों से मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। पहली बात, मैं आपको किसी भी पर्सन का पेमेंट रोकता नहीं हूँ। मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। इफ अगर वहीं पे पेटीएम की बात करो, तो पेटीएम पैसे होल्ड भी रखता है, उसकी पेमेंट बैंक है, उसका पे वॉलेट भी है। बट मेरे पास तो कुछ ऐसा वॉलेट है ही नहीं। गूगल पे ने बोला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ वॉलेट है ही नहीं, तो वाई डू आई नीड दिस काइंड ऑफ रेगुलेशंस या दिस काइंड ऑफ लाइसेंस वगैरह, है ना। उसकी बात भी सही थी। आप खुद सोचो, गूगल पे में कोई वॉलेट सिस्टम है क्या। वो आपके पैसे स्टोर थोड़ी करता है, वो आपके पैसे डिपॉजिट थोड़ी करता है। जो चीज आपके पैसे डिपॉजिट करने लगती है भाई, उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी बेसिकली। क्यों? क्योंकि यार मान लो पेटीएम वॉलेट में आपने 1 लाख डाल दिए, तो उसकी चीज की गारंटी कौन लेगा, है ना। हम तो ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक ऐप है, वो पेटीएम नाम की कंपनी है, उसने चला दिया, आपने पैसे डाल दिए, और वो कल को आपके पैसे सारे हड़प जाती है, तब क्या होगा, है ना। तो गूगल पे ने बोला, मैं आपका कोई भी पैसा रोकता नहीं हूँ किसी भी पर्सन का, मैं डायरेक्टली आपके इंस्टेंटली उस पर्सन के बैंक अकाउंट से पैसा काटता हूँ, और डायरेक्टली दूसरे वाले बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई भी इसमें रोल नहीं। वो सारी चीजें चलो आगे भी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग केस भी आएगा, है ना, जब देखेंगे तो, है ना। हाँ, तो बेसिकली चलो वो देख रहा था यार, एलिजिबिलिटी बेसिकली इन द सेंस कि ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, है ना। ये मतलब ऐसे मान लो कि कि इन द सेंस कि यार कि आपको जस्ट लाइक इसमें आपको वो देखने को मिलता है ना, क्या नाम है, आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम, या पेटीएम हो गया, या एयरटेल का जो आया था सिस्टम स्टार्टिंग में, वही फोन पे वगैरह, ये सारे के तरह, है ना। वो आपका पेमेंट बैंक वाले सिस्टम आएगा। लेकिन वहीं पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही आपको पता चल गया कि यार वो थोड़ा कुछ फाइनेंस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, इन द सेंस, है ना।
उज्जीवन करके, उत्कर्ष करके, ये काफी सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक थी। बट पेमेंट बैंक से आप क्या करते हैं कि ये पेमेंट वाले ऐप हैं, पेमेंट आप कर पा रहे हैं। जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आप पेमेंट काफी अच्छे से कर पाते हैं, यूपीआई वगैरह ये सारी चीजें। पेटीएम से आप काफी अच्छे से कर पाते हैं, फोन पे से आप कर पाते हैं, एयरटेल वाले से कर पाते हैं। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल लेवल, उसका भी आगे आएगा, अभी देखते हैं धीरे धीरे, है ना। अब चलो ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, रिक्वायरमेंट मिनिमम कैपिटल, मैं पेड अप कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैपिटल बोल रहा हूँ। पेड अप कैपिटल हमने कल देखा था कि पेड अप कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं यार, है ना। मिनिमम इसमें स्टार्टिंग में कितने रुपए चाहिए पेमेंट बैंक में, 1,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट, मतलब वो सॉरी 1,000 नहीं, 1,000 करोड़, सॉरी गलत हो गया, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल होनी ही चाहिए, है ना। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी यही है कि 100 करोड़ रुपए होनी ही चाहिए, बट इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा शायद 200 करोड़ तक 5 साल के अंदर। आई थिंक 5 साल के अंदर 200 करोड़ हो जाना चाहिए, ऐसा है। बट हाँ, मिनिमम 100 करोड़ तो भाई चाहिए ही चाहिए। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है 74% तक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है 74% तक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है 74% तक। 100%ली, मतलब मान लो यार 100%ली ओन्ड होगी तो 100%ली तो भाई डायरेक्टली, यानी कि कोई बाहर से ही रेगुलेट कर रहा है उसको, है ना। 100%ली ओन का तो मतलब यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100%ली आ रहा है तो वो कोई बाहर से ही ओन कर रहा है उसको, है ना। अब ये कौन कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक आपका कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं करता है ना, कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं करता है, ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट करता है। डिमांड डिपॉजिट इन द सेंस कि पेटीएम वॉलेट में आपने पैसे जमा करे, आपका अकाउंट मान लो चल नहीं रहा है, आपके पेटीएम वॉलेट में, तो आप जब चाहे डिमांड करके वो पैसे कहीं पे कर देते हैं ना, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से इन द सेंस वो अलाउ करता है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट अलाउ नहीं करता है ना। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, है ना। वैसे कोई भी हो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। रेस्ट्रिक्शन कितने की है डिपॉजिट पे, पेमेंट बैंक में आपने देखा होगा यार 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पे वो रहता है ना कि 2 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आप इतना डिपॉजिट कर सकते हैं, इतना नहीं डिपॉजिट कर सकते। क्या डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल है, हाँ पेमेंट बैंक पे डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल है, डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल है। वो आपका बेसिकली आपको वो प्रोवाइड करा रहा है ना, सिक्योरिटी इन द सेंस कि भाग जाती है कोई चीज, यार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आई है, तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत तो आएगी, है ना। ये वाले भी, इस वाले पे भी एप्लीकेबल है आपका इंश्योरेंस, है ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा और डिफरेंस अगर देखा जाए तो और क्या डिफरेंस आ जाता है इसमें। क्या ये लोन दे सकती है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देती है, लेकिन फाइनेंस बैंक देती है। फाइनेंस बैंक आपको लोन देती है, पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देती है। फोन पे आपको लोन देता है क्या, नहीं देता है। बट हाँ वो अलग बात है, अभी ये क्या नाम है, पेटीएम वगैरह ने चालू कर दिया थोड़ा सा पोस्ट पेड वाला सिस्टम, लेकिन आप देखेंगे ना उसमें भी अल्टीमेटली एनबीएफसी इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली नहीं देता है। इफ अगर आप पेटीएम का पोस्ट पेड वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें आदित्य बिरला फाइनेंस आता होगा, आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी के थ्रू है वो। आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो प्रोवाइड करा दी है बेसिकली लोन। तो पेटीएम एक माध्यम का काम कर जाता है आपका डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। अब जो उसमें जो एनबीएफसी प्रोवाइड करा दे आपकी डिटेल्स को देख के फिर वो आपको लोन दे देता है बेसिकली। उसमें इंस्टेंटली 2 लाख रुपए तक का लोन भी आप देखते होंगे कि 2 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा, तो आपको फुल डिटेल भरनी होती है। वो डिटेल वो अपनी जिन एनबीएफसी के साथ उसका टाई अप है वो उन एनबीएफसी को दे देता है ना, है ना। चीज हो जाती है। अब कौन डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, देखो आपने देखा होगा पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू कर देती है बट क्रेडिट कार्ड नहीं करती है। वो मैंने बताया ना, क्रेडिट कार्ड जैसे पेटीएम कर रहा है तो वो अपनी एनबीएफसी को दे देता है। इफ अगर आप पेटीएम पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसने एचडीएफसी के साथ लिंकअप कर रखा है शायद, तो एचडीएफसी का आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो ये डेबिट कार्ड इशू करती है अपना पेटीएम। पेमेंट बैंक अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ डेबिट कार्ड दे देता है आपको, बट स्मॉल फाइनेंस, है ना,
पेमेंट बैंक आपकी किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे, है ना। और ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी नचिकेत मोर कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे आई थी, है ना। अब बात आ जाती है कब कमेटी जो कि बैठी थी इनके लाइसेंस से रिलेटेड इवैल्यूएशन के लिए, तो वो नचिकेत मोर कमेटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो थी ऊषा थरोट कमेटी, ऊषा थरोट कमेटी, थोरट कमेटी, थरोट बोल रहा हूँ, ऊषा थोरट कमेटी है ना। एसएलआर एप्लीकेबल है पेमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अवेलेबल है ना। लेकिन पेमेंट बैंक में एक कंडीशन है कि एसएलआर एप्लीकेबल है 75% तक डिपॉजिट के, है ना। बेसल नॉर्म एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो लोन देता ही नहीं है पेमेंट बैंक। हमने देखा लोन उस पे बेसल नॉर्म एप्लीकेबल है क्योंकि भाई वो लोन देगा तो उसको रिस्क को मिनिमाइज करना होगा, तो बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, है ना। तो ये वाली चीजें हो जाती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी।